आज हम उन अधिकारों की बात करेंगे जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं या हम कहें वो अपरिहार्य हैं। हम आज बात करेंगे मूल अधिकारों की कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि दुनिया में पहली बार जो मौलिक अधिकार हैं उनका विकास कहाँ पर हुआ, तो दुनिया में मौलिक अधिकारों का विकास हुआ है तो भाई वो हुआ है ब्रिटेन में। मतलब पहली बार ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर आप इसकी अंदर तक जाएं, हम इसको तह पे जाएं, तो 1215 ईस्वी में जो ब्रिटिश सम्राट जॉन है उन्होंने एक क्या करा, अधिकार पत्र पर सिग्नेचर करा, हस्ताक्षर करा, जिसे भाई मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकारों का। और यही पहला लिखित दस्तावेज है इतिहास में मूल अधिकारों से संबंधित। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो पहला लिखित दस्तावेज कहाँ पे मिलेगा, आपको ब्रिटेन में मिलेगा। लेकिन अभी मूल अधिकार मिले नहीं है मूल अधिकार मिलेंगे, ठीक है। और मिलेंगे कहाँ, वो ब्रिटेन वालों को ही मिलेंगे पहली बार। और ये मिलेगा भाई आपको 1689 में बिल ऑफ राइट्स में, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स में ब्रिटेन वालों को कुछ आपको मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे, ठीक। तो ये मूल अधिकार से संबंधित दस्तावेज है कहाँ का, ब्रिटेन का। तो पहली बार ब्रिटिश नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। और उसके बाद भाई आपको फ्रांस में मिलेगा, और फ्रांस में तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर फांसी भी चढ़ा दिया जाएगा वहाँ के शासक को। किसको, लुई सोल्वे को, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फ्रांस में, तो फ्रांस में इन्हें मानव एवं नागरिकों के अधिकार कहा गया और जनता को कुछ मौलिक अधिकार 1789 में दे दिए गए। देखो 100 साल बाद लगभग, ठीक है। मतलब ब्रिटेन से 100 साल बाद यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार दे दिए गए। और उल्लंघन किसने किया था, भाई लुई सोल्वे ने। इसलिए लुई सोल्वे को फ्रांस में, ठीक है, कहाँ दे दिया गया, फ्रांस में जनता ने फांसी दे दी उनको, ठीक है। और कौन थे वो, लुई सोल्वे फ्रांसिस के शासक थे, कोई आम आदमी नहीं था। शासक को ही क्या चढ़ा दिया, फांसी चढ़ा दिया, क्योंकि उसने क्या करा, मूल अधिकारों को क्या करा, उल्लंघन। तो आप समझ रहे हैं कि मूल अधिकारों के लोग कितने मतलब उतारू हो जाते हैं मरने मारने पर, ठीक। तो ये भाई हमारे मूल अधिकार हैं। अभी हम भारत नहीं पहुंचे हैं, भारत में विकास होगा, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें कि अब यूएसए की बारी है, तो यूएसए में हम उसके संविधान में मूल अधिकारों का कोई वो नहीं था, प्रावधान नहीं था। लेकिन बाद में इसे 1791 में एक संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स के नाम से मूल अधिकार सम्मिलित कर दिए गए। मतलब बिल ऑफ राइट्स आपके इंग्लैंड में भी हैं और बिल ऑफ राइट्स हमारे अमेरिका में भी हैं। और हमारा जो संविधान है और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए हैं ब्रिटेन से नहीं लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, हमारे यूएसए से आए हैं। तो यूएसए के बिल ऑफ राइट से हमारे यहाँ मौलिक अधिकार क्या है, प्रेरित हैं। तो हमारा संविधान जो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव लाता है, या हम कहें कि मौलिक अधिकार हमारे जो प्रेरित हैं वो यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारी बात करें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारे यहाँ के जो मौलिक अधिकारों की। तो हमारे यहाँ अगर हम हिस्ट्री देखें हम भारत में कि मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है, तो पहली बार सर्वप्रथम मांग भारत वालों के द्वारा 1895 में की जाएगी, पहली बार मांग, ठीक। फिर 1925 में सरोजिनी नायडू भी भाई मौलिक अधिकारों की मांग करेंगी। और 1928 में मोतीलाल नेहरू अपनी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की मांग करेंगे। और कांग्रेस 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का क्या करेगी, प्रस्ताव पास करेगी। और इस कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन हुए थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का कि कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ है और उसके अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 में ही जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी ने क्या करा, मौलिक अधिकारों की मांग की। हालांकि मांगा नहीं, मतलब माना नहीं गया उन्हें, ठीक है, लेकिन मांग तो की। और जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित एक अल्पसंख्यक समिति का गठन हुआ। या हम कहें कि मौलिक अधिकारों से संबंधित एक समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उसकी ही एक उपसमिति बनी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष हैं भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मूल अधिकारों की उप समिति है उसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। और इन्हीं लोगों के परामर्श से या इन्हीं समितियों के परामर्श से भारत में जो संविधान में भाग 3 और उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जोड़े गए।
तो हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक हैं, और जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमारे भाग 3 में है। ठीक, कितने में? भाग 3 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या है, तो हमारे संविधान में कोई परिभाषा नहीं है मौलिक अधिकार की, मतलब वहाँ पे परिभाषा नहीं दी गई है मौलिक अधिकार की। संविधान परिभाषित नहीं करता है कि भाई आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में उनको क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स में मूल अधिकार कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। और फ्रांस और अमेरिका में इन्हें नेचुरल और अप्रतिदेय, या हम कहें नेचुरल इनएलाइनेबल राइट्स कहा गया है। प्राकृतिक, मतलब भाई ये नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, कि कोई इनको देता नहीं है, ना कोई इनको छीन सकता है। तो फ्रांस और अमेरिका में इन्हें ये कहा जाता है। और हमारे यहाँ कहाँ कहा जाता है? भाई हमारे यहाँ तो मूल अधिकार ही कहा जाता है। तो ये हमारे भारत में भाई मूल अधिकारों की बात हो गई। अब हम जरा मूल अधिकारों की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई मूल अधिकार हमारे कैसे कैसे हैं, क्या क्या उनका नेचर है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका विस्तार है, जो कहाँ से प्रेरित हैं? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, मतलब अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। तो अगर हम बात करें मूल अधिकारों की कि क्या ये आत्यांतिक हैं? आत्यांतिक का मतलब होता है कि क्या इन पर रोक वोक लगाई जा सकती है कि ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। तो भाई ये आपको आत्यांतिक प्राप्त नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इन पर कोई रोक वोक नहीं है, इन पर रोक लगाई जा सकती है लोकहित के या राष्ट्र हित के नाम पर। सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ऐसा ही कोरोना वाला ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोरोना में आपके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। अगर हम कहें कि अनुच्छेद 19 आपको कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता देता है, तो आपका कोरोना के टाइम में क्या कर दिया था? उसको रोक दिया था, क्योंकि भाई राष्ट्र हित में ये जरूरी था, लोक हित में जरूरी था कि अगर ज़्यादा लोग घूमते फिरते तो क्या होता? कोरोना और फैलता। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार आपके आत्यांतिक नहीं है, इन पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, आगे बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकार हैं क्या, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं ना, ये राज्य और नागरिकों दोनों के विरुद्ध हमें मिले हैं, ठीक। कैसे मिले हैं? ठीक, जैसे हम कह देते हैं कि नागरिक, जैसे हम कहें कि जो नागरिकों के विरुद्ध है ना, वो हमारे कौन से हैं? तो जो अनुच्छेद 15 का 2 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 23 है, और अनुच्छेद 24 है, ये हमें व्यक्तियों के विरुद्ध मिले हैं, ठीक। मतलब हमें ये व्यक्तियों के विरुद्ध मिले हैं। तो अगर सवाल आता है कि कौन, अच्छा इनकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे जब हम अलग से डिटेल में एक एक अनुच्छेद की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर भी इससे पहले हम ये तो डिस्कस कर ही लेते हैं कि ये अनुच्छेद हमें व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त हैं, मतलब व्यक्तियों के खिलाफ हमें ये मिले हैं, और काफ़ी सारे अनुच्छेद हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो नागरिकों को केवल यही अधिकार प्राप्त हैं, नागरिकों को, मतलब केवल नागरिकों को ये प्राप्त हैं, बाकी और सारे सबको प्राप्त हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो आपका अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, 29 तथा 30 केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। बाकी और अधिकार किसी भी नागरिक को प्राप्त है, मतलब दुनिया का कहीं का भी नागरिक हो उसको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे सिवाय इनके, ठीक, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है, तो मौलिक अधिकार पे रोक लगाई जा सकती है, तो बिल्कुल लगाई जा सकती है। और एक टाइम होता है इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी या हम कहें आपातकाल, और आपातकाल पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक। तो इमरजेंसी में क्या होता है कि सारे मौलिक अधिकार आपके भंग हो सकते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 आपको छोड़ देंगे तो पेपर में कभी आता है, तो 20 और 21 आपके जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद के तहत आते हैं, इन अनुच्छेद के तहत, वो कभी भी आपके भंग नहीं होते हैं या कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, मतलब वो किसी भी हालत में रोके नहीं जाते हैं। अनुच्छेद 21 में है प्राणे में दैहिक स्वतंत्रता, और 20 है भाई आपका क्या, जो भी है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक। तो ये आपके 20 और 21 कभी भी आपके भंग नहीं होते हैं, ठीक। और इन्हें भंग, मतलब इनको छोड़कर सारे अनुच्छेद भंग हो जाते हैं मूल अधिकार के 359 के तहत, ठीक। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर क्या है इनका, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं।
मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कैसे हैं कि अनुच्छेद 19, 25, 26, 27, 28, मतलब 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 19 और 25 से लेकर 28 तक आपके सकारात्मक नेचर के हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब वाले हैं। और नकारात्मक आपके कौन से हैं, जो है हमें विरुद्ध प्राप्त हैं किसी के। तो 14, 15, 16 और 21 ये हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो ये आपके कौन से नेचर के हैं, नकारात्मक नेचर के। भाई राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके नकारात्मक नेचर के हैं। तो आपके मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, सकारात्मक नेचर के हैं, नकारात्मक नेचर के हैं, भंग किए जा सकते हैं, अत्यांतिक नहीं है, ठीक, ये सब। हाँ, तो ये आपके मौलिक अधिकार हैं। और आगे बढ़ जाते हैं तो सवाल आता है कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य मतलब कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो क्या इनको लागू कराया जा सकता है। तो बिल्कुल मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, वाद योग्य हैं, या हम कहें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मतलब न्यायालय इन्हें क्या कर सकता है, लागू करा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन्हें लागू कराएगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के बारे में तो भाई बहुत अच्छी सी बात कही है किसने, भीमराव अम्बेडकर जी ने, कि उन्होंने अनुच्छेद 32 को ही मूल अधिकार में, मतलब जो मूल अधिकार का अनुच्छेद 32 है उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो ये संविधान की आत्मा है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। अच्छा, अगर आप आखिरी में कि क्या भाई मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है या हम कहें बदलाव किया जा सकता है, तो बिल्कुल मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन वो साधारण विधि से नहीं होगा। उसमें संविधान संशोधन करा जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। और इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले कि भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो संविधान संशोधन आपके 368 के तहत किया जाएगा और उसी के तहत क्या करा जाएगा, इसको बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन कितना कि उसकी मूल अवधारणा आहत ना हो, ठीक है, मूल अवधारणा को ध्यान में रखकर। और मूल अवधारणा कहाँ से आई है भाई, केशवानंद भारती से आई है, इसका भी एक वीडियो बना रखा है। और अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि मूल अधिकारों का जो सजग प्रहरी है उससे किसे बनाया गया है, तो अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों का जो सजग प्रहरी है वो न्यायालयों को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, न्यायालयों को। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी आज किसकी, मौलिक अधिकार के बारे में। और जो हमारी अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके अधिकार देखेंगे, मतलब अनुच्छेद देखेंगे कि 12, 13, 14 कौन कौन से हमारे अनुच्छेद हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारी 2 से 3 पार्ट में बनेगी, ठीक। तो चलिए वीडियो देखते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।